गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं। आज इसमें जितना पढ़ा है उसके आगे चलते हैं। चलिए समझते हैं हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि मान लीजिए एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास m है, कुछ भी m इक्वल्स टू मान लो 2 kg है। इसको आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहे हो और खींच के इसमें आप डिस्प्लेसमेंट सपोज करो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आप कर दे रहे हो, ठीक है। मतलब ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आपने इस ब्लॉक में कर दिया। तो आपको अगर पूछा जाए कि बताओ वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, ठीक है। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि वो तुरंत वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं। फोर्स कितना लगा, 10 न्यूटन, और फोर्स की डायरेक्शन में ही 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, वो 20 जूल आंसर बता देते हैं। ये आंसर गलत है, सही भी है लेकिन गलत है। क्यों? देखिए, जो वर्क डन होता है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वर्क डन इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट। वर्क डन जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मेरा कहने का मतलब क्या है ये समझिए। ये आंसर सही है लेकिन तब जबकि कोई एक ऑब्जर्वर है, वो रेस्ट में अगर है, वो रेस्ट में है और वो इसको देख रहा है। जैसे आप बैठे हो, आप बैठ के देख रहे हो कि इस बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, 2 मीटर की इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब 20 जूल का इसका वर्क डन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मान लो कोई एक ऐसा ऑब्जर्वर है जो उसके साथ ही इस ब्लॉक, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लगा कि इसको 2 मीटर डिस्प्लेस किया गया और उतने ही समय में ये ऑब्जर्वर भी आपका 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। तो इस ऑब्जर्वर रेस्ट के लिए तो आपका वर्क डन ठीक है, 20 जूल सही है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर भी मूव करके 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया तो इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में ये वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में ये इसका वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्क डन होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। मैंने कल बताया था कि आज वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ाऊंगा और उसके क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फॉर्मूला बताओ आप सब। 12mv², सब जानते हैं, लेकिन उसमें भी आज बड़ी बेहतरीन सी बात करूंगा। अभी आपके कॉन्सेप्ट को मैं तोड़ूंगा। आपने अभी जो सीखा है उसके कॉन्सेप्ट को आपको तोड़ा जाएगा। देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, आप सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 12mv²। बात ठीक है, लेकिन आइए देखिए, मान लीजिए कि कोई एक आपका m इक्वल्स टू 2 kg का ही ब्लॉक है, m इक्वल्स टू 2 kg का ब्लॉक है और ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये आपका मूव कर रहा है, इसका ये मोशन है। तो बताओ, इस जो ये आपका पार्टिकल है या जो ये ब्लॉक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। आपसे क्या मैं पूछ रहा हूँ, स्टेटमेंट मैंने क्या दे दिया कि एक 2 kg का मास है, उस पर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। बच्चे इसमें भी तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे, 12mv², 12m की वैल्यू 2, v की वैल्यू 10², 2 से 2 कट गया, 10 का स्क्वायर, 100 जूल आंसर बताएंगे। आंसर उनका जो बच्चों का निकला है वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको वही चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। देखिए, जब वर्क डन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी, वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर कोई रेस्ट में यहाँ पर है और रेस्ट में, जैसे आप ये समझो कि ये मार्कर है, इसको मैं यहाँ से यहाँ मूव करा दिया, ठीक है। कोई एक वेलोसिटी देके देखो, यहाँ से यहाँ मूव करा रहा हूँ, तो आप अगर ऑब्जर्वर हो, आप रेस्ट में हो और ये 2 kg का मान लो है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप मूव करा रहा हूँ मैं, तो आपके रिस्पेक्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 100 जूल होगी। लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में इसकी आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से मैं भी मूव कर रहा हूँ, तो इसका मेरे रेफरेंस में जो होगा काइनेटिक एनर्जी वो आपका 0 होगा। लेकिन अगर आप कोई ऑब्जर्वर रेस्ट में बैठ के देख रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल आपकी 100 जूल होगी। लेकिन ऑब्जर्वर भी अगर इसी के साथ मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी इसी के साथ 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तब इस ऑब्जर्वर के लिए काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी आपका क्या होता है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को आप अगर भूलोगे
तो आप जहाँ पे आईआईटी या जहाँ पर आपका नीट अच्छा क्वेश्चन बनाएगा वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इसको आप इस तरीके से ध्यान रखो, हाफ एम वी, ये वी को रिलेटिव वेलोसिटी लिखो, हाफ एम वी रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। और वी रिलेटिव क्या है? वी रिलेटिव क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये बात अगर आप भूलोगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम अगर ये देखना चाहें तो बताओ भाई, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, ये पढ़ा हुआ है। बताओ, लिखो आप लोग, आंसर लिखो, कमेंट में लिखो आप लोग, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, बताइए आप सब। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, बताइए। देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो मल्टीप्लाई करूँगा तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर, बटे में डिवाइड भी किया तो m। देखो p जो आपका मोमेंटम होता है वो क्या होता है? m इंटू वी होता है। तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर। तो m स्क्वायर v स्क्वायर को मैं p लिख सकता हूँ, तो ये जाएगा p स्क्वायर बाई 2m, p स्क्वायर बाई 2m। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है p स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी जो होती है p स्क्वायर बाई 2m होती है, ठीक है। मतलब यहाँ से एक बात आप समझिए कि अगर आपको मोमेंटम गिवन हो, मास गिवन है, तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। मोमेंटम गिवन हो, मास गिवन हो तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो। मोमेंटम गिवन हो, मास गिवन हो तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी भाई स्केलर क्वांटिटी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास भी आपको गिवन है, तो क्या आप मोमेंटम बता सकते हो? तो आप क्या मोमेंटम बता सकते हो? बड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपको काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है, मास भी गिवन है, क्या आप मोमेंटम बता सकते हो? क्या मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो? इसको आप सोच के बताओ। आपको रिलेशन देखो, बच्चों को पता होता है ये वाला, और कहते हैं सर काइनेटिक एनर्जी पता है, मास पता है, मोमेंटम कैलकुलेट कर लोगे। बेटा मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को फाइंड आउट करने का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी बताओ। तो वेक्टर एनालिसिस के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, और मोमेंटम एक वेक्टर है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। जबकि आप यहाँ गिवन जो क्वांटिटी हैं, काइनेटिक एनर्जी और मास, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, तो इससे आप P का मैग्नीट्यूड तो बता सकते हो, मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हो। मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बिल्कुल निकाल दोगे आप यहाँ से, इस इक्वेशन में पुट करके मैग्नीट्यूड तो निकाल दोगे, बट डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ये नहीं बता पाओगे, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम नहीं बता पाओगे। तो अगर आपसे इस तरीके से स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी एंड मास ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन, क्या आप उसका मोमेंटम बता सकते हो? तो योर आंसर शुड बी नो, नहीं निकाल सकते। और एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे? कहोगे कि आपका चूँकि आपका जो मोमेंटम है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको एनालिसिस करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं, बट इसका डायरेक्शन नहीं बता सकते। इसलिए अल्टीमेटली अगर काइनेटिक एनर्जी और मास गिवन है तो हम मोमेंटम नहीं बता सकते। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड आप बता सकते हो। तो अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ, एक दो क्वेश्चन ले, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, दोनों को मैं सॉल्व कराता हूँ। दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों को सॉल्व कराता हूँ। एक तो ग्राफ पर क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके नॉर्मल इनके रिलेशन पर, इनके रिलेशन में आपके क्वेश्चन बना के दिया गया। तो क्वेश्चन एक तो ये पूछा है, व्हेन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाई 100%, व्हेन मोमेंटम of a body increases 100%। क्वेश्चन क्या है आपका? when momentum of a body increases 100% या increases by 100%,
increases by 100%, increases by 100%, its kinetic energy increases by, its kinetic energy increases by, चार ऑप्शन आपको मैं मान लो दे देता हूँ, 20%, बी ऑप्शन 40%, सी ऑप्शन 200%, डी ऑप्शन 300%। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि मोमेंटम अगर बॉडी का इंक्रीज कर जाए 100% तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हो रिलेशन से। कौन सा रिलेशन? काइनेटिक एनर्जी जो होता है p²/2m होता है। काइनेटिक एनर्जी p²/2m होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन को भी आप लगा के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सपोज करो कि मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम p0 था। सपोज कर लिया हमने इनिशियल मोमेंटम p0 था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपका p0² अच्छा, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? फाइनल मोमेंटम कितना बढ़ गया? 100% इंक्रीज। मतलब p0 था, p0 और इंक्रीज हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 2p0 हो गया, ये फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2p0 का स्क्वायर बाई 2m, या ये हो जाएगा 4p0² 2m। तो इनिशियल से कितना बढ़ गया भाई? इनिशियल से कितना बढ़ गया? इसको लिख सकते हो आप, इसको कितना लिख सकते हो? 4ke काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है ना p0² 2m, तो p0² 2m की जगह इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रख दिया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कितना बढ़ गया? 4 टाइम्स हो गया। कितना हो गया? 4 टाइम्स। तो परसेंटेज चेंज अगर काइनेटिक एनर्जी में आप निकालो तो कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, तो आपकी फाइनल कितनी है? 4 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कट जाएगा, 4 में से 1 घटेगा, 3 आएगा, 3 में आपका 100 मल्टीप्लाई करोगे 300%। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगर मोमेंटम 100% इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी 300%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी 300%। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2015 में आपके शायद जेई में ही पूछा है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ग्राफ पूछा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ग्राफ पूछा है, उसमें आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, और उसको आपको सॉल्व करना है। चलिए वो क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2015 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ग्राफ बिटवीन √k एंड 1/p इज, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ग्राफ होगा √k और 1/p में, जब जहाँ की k क्या है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम p है। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्राफ होगा? चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखो हम लोग को पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है p²/2m। हम लोग मान लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है √k, हम लोग ऐसा मान, या इसको ऐसे लिख सकते हो √k, हम लोग दोनों तरफ का अंडर ले लो, तो ये हो जाएगा √k, ये हो जाएगा p और हो जाएगा √2m। ठीक है, हमने क्या लिया? अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ का। ठीक है, अच्छा अब हम लोग मान लेते हैं, सपोज करो लेट √k = y, क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे √k है, देखिए। ठीक है, और x = 1/p, 1/q को हमने x मान लिया। ठीक है, तो p = कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो भाई, √k कितना हो गया? y, p कितना हो गया? 1/x √2m, या इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो xy = आ जाएगा 1/√2m। भाई मास तो आपका कांस्टेंट है, तो इट कैन बी रिटन एज xy = कांस्टेंट, xy = कांस्टेंट। जब xy = कांस्टेंट आता है तो ये क्या बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे आप लोगों ने बायल लॉ में भी पढ़ा होगा, PV = कांस्टेंट, कैसा बनता था? ऐसा ग्राफ बनता था ना, PV = कांस्टेंट। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है? ऑप्शन सी सही होगा। इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, देखो कुछ नहीं, बस इसी रिलेशन पे बेस्ड था, इसने इतने प्यारा सा क्वेश्चन बना दिया। आपने क्या किया? दोनों तरफ का अंडर रूट लिया। अंडर रूट के क्यों हमने y एज्यूम किया? क्योंकि वो y एक्सिस पे है। 1/p को हमने
एक्स क्यों एज्यूम किया, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है। फिर एक्स वाई में रिलेशन देखा हमने, तो क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू आ गया 1/√2m। मास आपका कांस्टेंट है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया। जब एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया, तो एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट किसका इक्वेशन होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बनता है, ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए हम लोग देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, और उस पर फिर क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिखा भी है, इस क्वेश्चन आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे और टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन बहुत ज़्यादा हम लोग को अभी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हम लोग को बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज, जितनी भी फोर्सेज बॉडी पर एक्ट कर रही हो, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज मतलब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई आपका एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स, कुछ भी ले सकते हो अपना, स्यूडो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये आपका इक्वेशन होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का, वर्क एनर्जी थ्योरम का ये इक्वेशन होता है। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, स्यूडो फोर्स, किसी कारण, सबके कारण जितना भी वर्क डन होगा उसका जो सम होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब कंजर्वेटिव फोर्स में मैंने जैसे बताया था आपको कि इसमें ग्रेविटी फोर्स आ जाता है, ग्रेविटी आ जाता है, इसमें स्प्रिंग आ जाता है, स्प्रिंग फोर्स आ जाता है। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन आता है, नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन आता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, मतलब सबको इंक्लूड करके जो वर्क डन होगा उसका सम जो ले लोगे वो आपका क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब इसको और अच्छे समझने के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और इस क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक ए बी स्मूथ, यहाँ से यहाँ तक ट्रैक क्या है, स्मूथ है, कोई आपका फ्रिक्शन नहीं होगा इसमें, मतलब ज्वाइंट विथ अ रफ हॉरिजेंटल सरफेस एट एस, मतलब ये वाला आपका पोर्शन एस है, यहाँ पर मान लीजिए आपका कनेक्ट हो जाता है, एस यहाँ पर होना चाहिए, तो ये आपका रफ सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक स्मूथ है, यहाँ से आपका रफ हो जाता है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आपका रफ सरफेस, ये आपका रफ सरफेस है, ठीक है। हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 गिवन है। अ ब्लॉक ऑफ 1 kg मास का एक ब्लॉक को रिलीज ऑन ट्रैक, रिलीज क्या है मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी, ठीक है। फ्रॉम अ हाइट 1 मीटर की हाइट से रिलीज किया जाता है। फाइंड द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल ऑन रफ सरफेस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मान लिया हमने x डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा और फिर रेस्ट पर आएगा, मान लिया हमने x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फिर रेस्ट पर आएगा। अच्छा रेस्ट पर आ जा रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। चलिए इस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी हम लोग थ्योरम से लगाते हैं। देखिए अब यहाँ पर वर्क करने के लिए कौन कौन से फोर्स है, एक तो ग्रेविटी फोर्स, इस पर mg नीचे की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटी फोर्स। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी को कोई खींच रहा है, पकड़ के खींच रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स का कोई रोल नहीं है, कोई स्यूडो फोर्स नहीं है। तो आपके पास है वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स है, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन के कारण होगा, और यही आपके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा फ्रिक्शन अगर देखो, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में अगर मोशन करे तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स आप देखो बॉडी पे किसी भी समय देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो म्यू एन के बराबर होता है। बॉडी नीचे की तरफ mg वेट लगेगा, ऊपर तरफ नॉर्मल रिएक्शन n आपका रफ सरफेस पे, तो म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी, mg के बराबर, तो म्यू mg ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, म्यू mg के बराबर आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। यहाँ तक बात आप समझ पा रहे होगे, म्यू mg के बराबर आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ठीक है,
अब चलिए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को। ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन होगा, जो ग्रेविटी वर्क करेगी आपका, देखो ग्रेविटी आपका नीचे की तरफ वर्क मतलब फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है। क्योंकि जो ग्रेविटी फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो पाथ डिपेंडेंट तो होता नहीं है, पाथ पे डिपेंड तो करेगा नहीं। तो इसमें आप देखो वर्टिकल हाइट कितना डिस्टेंस कवर ट्रेवल कर रहा है, बस इतना देखो। तो वर्टिकल हाइट ये h मतलब 1 मीटर के इक्वली कर रहा है, h इक्वल टू 1 मीटर के ही h इसको मान लेते हैं, तो h बराबर 1 मीटर के ही इक्वल कर रहा है ये वर्टिकल हाइट कवर। तो ग्रेविटी के कारण जो वर्क होगा वो होगा mgh, और ये प्लस होगा, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ आपका फोर्स लग रहा है और नीचे ही डिस्प्लेसमेंट है, तो ये ग्रेविटी के कारण हो जाएगा फोर्स आपका जो लगेगा वर्क डन होगा प्लस mgh प्लस 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 जो फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो आपका वर्क डन होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में, मतलब इनका जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मान लिया हमने x हो रहा है, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि इनिशियल आपका इनिशियली इसको रिलीज किया जा रहा है तो जीरो इसकी वेलोसिटी थी, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। अब इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाओगे या फिर इधर ही रख लो, ठीक है, इक्वल्स टू mgh, ये तो जीरो हो गया, इसको उधर ले गए mgh आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई mgh डिवाइडेड बाई f, और f क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, और इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू mg। देखो mg से mg कटा, ये आएगा h बाई म्यू। h की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, ये आ जाएगा आपका 5 मीटर। ये कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर, मतलब रेस्ट में आने से पहले ये रफ ट्रैक पर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखो कितने प्यारे तरीके से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस प्यारे से क्वेश्चन को अब हम लोग लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द फिगर द लेंथ ऑफ इंक्लाइन इज 2√3 मीटर, मतलब ये जो इंक्लाइन है इसका जो लेंथ है वो 2√3 मीटर है, ठीक है। एंड द ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अप, ऊपर के डायरेक्शन में ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया रहा है। फाइंड द स्पीड विथ विच द ब्लॉक विल मूव्स ऑफ द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, मतलब ये इससे किस स्पीड से ऐसे आपका ऐसे मूव ऑफ कर जाएगा, किस स्पीड से ये आपका यहाँ से इंक्लाइन प्लेन को छोड़ के आपका बाहर आ जाएगा। इस स्पीड, इस फाइनल स्पीड को आपको बताना है। इनिशियल स्पीड आपको u इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड आपको बतानी है जिससे आपको वो आपका टेक ऑफ करेगा, ठीक है, इंक्लाइन सरफेस से। म्यू दे रखा है सरफेस के लिए 1/√3, थीटा ये 60 डिग्री और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। देखो सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें कर लेते हैं। देखो ये डिस्टेंस आपकी 2√3 है, ये डिस्टेंस 2√3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 2√3 cos 60, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। ये डिस्टेंस, ये आपकी जो हाइट है, हाइट इसको h मान लेते हैं हम लोग हाइट, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये डिस्टेंस आपकी हाइट जो है ये हो जाएगी 2√3 sin 60, ठीक है। ये हाइट जो h है ये आपकी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 2√3 sin 60, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√3 sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3√3 मल्टीप्लाई होगा 3 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपकी आ गई 3 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई 3 मीटर आ गई, ठीक है। और कोई बात, ठीक है, हाँ और बात, फ्रिक्शन देखो, आप देखो इसका आपका ये फ्रिक्शन यहाँ पर वर्क करेगा, फ्रिक्शन वर्क करेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना के आपको फ्रिक्शन के लिए समझा देता हूँ, यहाँ पर। मान लो ब्लॉक किसी भी सिचुएशन में है, यहाँ पर है आपका, तो इसका मास जो वेट है वो नीचे की तरफ वर्क करेगा mg, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपका mg sin 60 और इस डायरेक्शन में आपका mg cos 60। भाई ये रिजॉल्व करना सब सिखाया मैंने, ये mg cos 60 इस डायरेक्शन में mg cos 60, और नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा इधर, n की जो वैल्यू होगी इसी mg cos 60 के इक्वल होगी। mg cos, क्योंकि आपका ये अप एंड डाउन मोशन नहीं हो रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग मोशन हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स देखो आपका ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में है। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा F नीचे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा नीचे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू n होता है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू n होता है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू रख दो, म्यू की वैल्यू कितनी है 1/√3, n कितना है, देखो ये है
mg cos 60, mg cos 60 वैल्यू ही निकाल लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ही निकाल लें। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, या एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो एक्सप्रेशन ही सिर्फ लिख सकते हैं। चलिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, वैल्यू वहाँ पर निकाल लेंगे। तो म्यू mg cos 60 ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हम लोग लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने फ्रिक्शन इसमें समझा दिया, आपकी डिस्टेंस को समझा दिया, अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए और सॉल्व करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जितनी भी फोर्सेस हैं सभी के आपके जो वर्क डन का समेशन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर कौन सी है? ग्रेविटी। ग्रेविटी भाई, अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, mg नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ तक जा रहा है, तो ग्रेविटी फोर्स तो mg तो लग ही रही है ना, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हमें देखना पड़ेगा, प्लस और कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ठीक है, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन हमें देखना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, कोई लगा के इसको खींच या टान रहा नहीं है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। वर्क डन बाई ग्रेविटी देखो तो mg आपका नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन ये बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है ना बॉडी, ऊपर mg नीचे की तरफ। वर्क डन आपका निकालने के लिए mg आपका जो आपका ग्रेविटी फोर्स है नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। दोनों में आपका क्या है? आप देखो ग्रेविटी फोर्स आपका कंजर्वेटिव, मतलब इसमें पाथ डिपेंडेंट नहीं, तो सिर्फ इसमें हाइट देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका देखो फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव होगा, माइनस mgh, h वही ये वाला, ये डिस्टेंस mgh। ठीक है, फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन आपका फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो माइनस ये फ्रिक्शन फोर्स भी माइनस होगा, माइनस f की वैल्यू कितनी है भाई? ठीक, लिख लेते हैं म्यू mg cos 60, म्यू mg cos 60, ये तो फोर्स हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इसके लेंथ के बराबर ही हुआ ना भाई, इसके लेंथ के बराबर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट होता है, लेंथ के बराबर डिस्प्लेसमेंट। और ये लेंथ दे कितनी रखी है? 2√3। ठीक है, ये आपका आ गया इधर का एक्सपेंड। इक्वल्स टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ mv फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ mu² इनिशियल वेलोसिटी, हाफ mu² इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, चलो m से m सब कट गया। ठीक है, इधर बचा माइनस gh, माइनस g की वैल्यू 10 ले लो, गिवन है। h की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 3 मीटर, ये ले लिया। ठीक है, माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है? 1/√3 इंटू जी की वैल्यू 10, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 2√3 ये वैल्यू इक्वल्स टू, इधर देखो आप हाफ कॉमन ले लो, हाफ कॉमन ले लो तो ये v² माइनस u², u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर। यहाँ तक एक्सप्रेशन लिख लिया, ये एक्सप्रेशन लिख लिया आप लोगों ने, ये एक्सप्रेशन लिख लिया। बस अब इसी को सॉल्व करके आपको आंसर कर लेना। ये कितना हो जाएगा? -30, ये √3 से √3 कटा, 2 से 2 कटा, कितना मिला? -10 इक्वल्स टू 1/2 v² माइनस 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये -30 माइनस 10 -40 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो -80 इक्वल्स टू v² माइनस 100। इट कैन ऑल्सो रिटर्न एज, देखो ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो v² इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस 80, या v² इक्वल्स टू हो जाएगा, v² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? v² इक्वल्स टू हो जाएगा 20, या v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? √20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन चमकेगा भाई? कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें? ऑप्शन ए। राजवंश सर कहते हैं ना चमकता है, कौन सा आंसर चमक रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा, √20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ये क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन वाली चीज़ें को मैंने समझा दिया, हर चीज़ को समझा दिया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप 1-2 बार देख लेंगे, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, एच.सी. वर्मा किताब से है, एच.सी. वर्मा साहब का ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको हम सॉल्व कराएंगे आपको। कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 से रिलीज किया जाता है। एक ब्लॉक है मास m का, मान लो इस तरीके से, इसको इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 से रिलीज किया जाता है
फ्रॉम अ हाइट h हाइट से मान लो ये h हाइट से रिलीज किया गया, ठीक है। अच्छा, अब लाइट पैन एक किस पर, एक लाइट पैन पर इस तरीके से मान लो डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से एक लाइट पैन है, ठीक है, इस पर रिलीज किया जाता है। और ये जो लाइट पैन है ये एक वर्टिकल स्प्रिंग से अटैच्ड है, एक वर्टिकल स्प्रिंग से अटैच है, ठीक है, इस तरीके से। या थोड़ा और बड़ा बना लो भाई, एक वर्टिकल स्प्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, इस तरीके से ये वर्टिकल स्प्रिंग से अटैच है। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये जो माउंटेन ऑन फ्लोर पे माउंट है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अच्छा देखो क्या कह रहा है, जब इसको आप m मास के एक ब्लॉक को आप क्या करोगे, h हाइट से छोड़ोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 से रेस्ट से छोड़ रहे हो, और फिर ये पैन पे आके ऐसे गिरेगा तो ये पैन को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, दबाएगा। तो ये मतलब इसको ये नीचे की तरफ धक्का देगा तो ये स्प्रिंग भी क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो वही मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये पूछ रहा है। मान लो ये कंप्रेस होके कुछ इस सिचुएशन में आ गया, मान लो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इस कंडीशन में आ गया, ये पैन अब यहाँ पर आ गया और ये कंप्रेस होके स्प्रिंग ऐसे हो गई, ठीक है, कंप्रेस होके स्प्रिंग ऐसे अब दिख रही है। और इसका जो कंप्रेशन हुआ, सपोज कर लो ये x डिस्टेंस हुआ, ठीक है। ये कंप्रेशन क्यों हुआ बताओ भाई, ये जो ब्लॉक है ना मास m ब्लॉक, ये आकर इस पर गिर गया, ये आकर इस पर गिरा तो इस पर जो कंप्रेशन हुआ वो कितना हुआ, x डिस्टेंस हुआ। ये h हाइट तो ये गिरा ही गिरा, प्लस आपका h कंप्रेशन हुआ, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो x की वैल्यू है ना, ये कंप्रेशन जो मैक्सिमम कंप्रेशन है कितना होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब उसके नीचे ये नहीं जाएगा, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या, उसके नीचे ये जाएगी नहीं, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी भी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0। अब अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर लगाएं, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस वगैरह तो है नहीं, इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी, क्योंकि mg तो लगेगा ही नीचे की तरफ, ठीक है, ये ग्रेविटी तो लगेगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव कौन सा फोर्स है भाई, कोई नहीं है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव कोई नहीं है। कंजर्वेटिव ही देखो एक फोर्स और कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव, तो स्प्रिंग, वर्क डन बाई स्प्रिंग, ये इक्वल्स टू होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ग्रेविटी के कारण वर्क देखो भाई, ग्रेविटी के कारण वर्क देखो, तो ग्रेविटी के कारण जो वर्क हुआ वो h तो ये दूरी आया ही, लेकिन कंप्रेस भी किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, h प्लस एक्स। देखो नीचे की तरफ फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स, और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो ये आ जाएगा प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, mg h प्लस एक्स, mg h प्लस एक्स। ये किसके कारण वर्क डन है, ग्रेविटी के कारण। स्प्रिंग के कारण देखो वर्क डन क्या होगा, स्प्रिंग के कारण देखो नीचे की तरफ कंप्रेस हुई है, तो इस पर स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, kx। स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, नीचे की तरफ कंप्रेस हुआ तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किधर है इसका, नीचे की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, फोर्स आपका ऊपर लग रहा है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल, तो ये नेगेटिव होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर निकलवाया था नहीं है स्प्रिंग की एनर्जी, कितना, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो फाइनल वेलोसिटी भी 0, इनिशियल वेलोसिटी भी 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2mgh प्लस 2mgx माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या इसको लिख सकते हो के एक्स स्क्वायर माइनस 2mgx, ये देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, और माइनस 2mgh इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से आप सीधा चर के सूत्र से x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो x बराबर कितना आता है, माइनस बी बाई फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहीं से वैल्यू निकाल लो, तो x इक्वल्स टू माइनस बी, तो b कितना है, माइनस 2mg है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2mg प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 2mg का स्क्वायर, माइनस 2mg का स्क्वायर करोगे तो ये 4m स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा, 4m स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac माइनस माइनस देखो 4a, a कितना है भाई यहाँ पर
ए कितना है के, और सी कितना है -2mgh है, -2mgh है। तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 × 2 8 हो जाएगा। ए की वैल्यू के है और सी की वैल्यू कितनी है mgh, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8k mgh डिवाइडेड बाई 2a। तो 2a कितना है k, तो ये हो जाएगा 2k, या इसको